फुरकान भाई, यूनिवर्सिटी में हमारे सर ने हमसे एक एक्टिविटी करवाई। उसमें उन्होंने पूछा कि सब लोग कोई ऐसा सेक्टर या बिजनेस बताएं जो पाकिस्तान के हालात कैसे भी हों हमेशा परफॉर्म करता हो। तो सबने अपने अपने जवाब दिए। फिर उन्होंने बताया कि फार्मा सेक्टर वो सेक्टर है कि पाकिस्तान के हालात कैसे भी हों लेकिन फार्मा सेक्टर हमेशा चलेगा। लेकिन 2021-22 में तो फार्मा सेक्टर बिल्कुल मर चुका था। ऐसा क्यों? यार ये जब आउटसाइडर आप होते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी बहुत सारी होती है कि ये सेक्टर की डिमांड बहुत अच्छी है। तो इसेंशियली अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि यार ये सेक्टर है ना, उसकी डिमांड इतनी अच्छी है कि वो कभी बर्बाद नहीं होगा। बट डिमांड इज जस्ट वन फैक्टर, राइट? दवाइयों की जरूरत पड़ी, अब तुमको किसी ने दवाई लिख के दी, डॉक्टर ने, वो 5,000 रुपए की दवाई हो या 15,000 रुपए की दवाई हो, लेनी लेनी है। मतलब डिमांड अपनी जगह पे मौजूद है। हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी सर्विस ऐसे ही चलती है। खाने पीने का आइटम, डिमांड अपनी जगह पे मौजूद है। पर दूसरा बहुत बड़ा एंगल होता है, वो होता है वो कमाएंगे कितना। सो फार्मा की प्रॉब्लम हैज नेवर बीन डिमांड की प्रॉब्लम। पाकिस्तान की ग्रोइंग पॉपुलेशन है। आज से 20 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, आज क्या पॉपुलेशन, तो डिमांड तो बढ़नी बढ़नी है। डिमांड के एंगल से तो सही बात है, पर मार्जिन के एंगल से ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? बिकॉज जो मार्जिन होते हैं ना फार्मा पाकिस्तान के अंदर ना, एपीआई, यानी फार्मा का मेन रॉ मटेरियल, जो असल में केमिकल्स होते हैं जो फार्मा में इस्तेमाल होते हैं, वो तकरीबन इंपोर्ट होते हैं। तकरीबन इंपोर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर रुपया डिप्रिशिएट होगा तो आपकी जो चीजें आप बाहर से मंगवा रहे हैं वो महंगी हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये होगा, फुरकान भाई, डिमांड तो है तो ये लोग प्राइसेस बढ़ा देंगे। यहां आता है फार्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो 2023 की एंड तक था। वो प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट कहती थी हम डिसाइड करेंगे आप दवाई कितने में बेचोगे। आप नहीं डिसाइड करोगे चाहे आपके पास डिमांड कितनी भी आ रही। गवर्नमेंट जब ये डिसाइड कर लेना कि प्राइस मैं डिसाइड करूंगी, इसका मतलब या तो डिमांड नहीं होगी या मार्जिन नहीं होगा। तो होता यही था कि रुपया डिप्रिशिएट होता था, माल तो बिकता था, लेकिन मार्जिन हो जाते थे इतने कम कि वो पैसे नहीं कमा सकते थे। फिर 2023 के बाद गवर्नमेंट ने 24 में डिसाइड किया कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया डब्ल्यूएचओ की लिस्ट के मुताबिक। एक वो दवाइयां हैं जो कि जिंदा रहने के लिए इसेंशियल्स हैं, वो बहुत जरूरी है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसकी दवाई गवर्नमेंट प्राइस खुद डिसाइड करेगी, उस दवाई की प्राइस। लेकिन दूसरी है नॉन इसेंशियल, इस तरह समझो मल्टी वाइटामिन एंड डिफरेंट मेडिसिन। उसकी गवर्नमेंट ने कहा कि यार आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? 2024 से पहले जो फार्मा चलता था वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चलता था। 2024 के बाद जो फार्मा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 24 से पहले डिमांड अपनी जगह पे मौजूद थी, 24 के बाद डिमांड अपनी जगह पे मौजूद है। 24 से पहले जब रुपया डिप्रिशिएट होता था तो उनकी कॉस्ट उनकी जेब में आके गिरती थी, मार्जिन खत्म हो जाता था, इसलिए सिक्लिकल हो जाता था। लेकिन 2024 के बाद आधी से ज्यादा दवाइयों को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप डिसाइड करो आपको कितने का बेचना है। सो अब अगर तुम्हारा प्रोफेसर ये बात कहता है ना कि कहीं नहीं जाएगा और ये सेक्टर कभी बर्बाद नहीं होगा, नाउ इट लुक्स टू बी ट्रू, बट 2023-22 से पहले इट वाज नॉट। अच्छा, सही है। तो इसका मतलब अब 2026 में तो फार्मा सेक्टर आसमानों पे होगा। नहीं, ये कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा कि ये सेक्टर आसमानों पे होगा। फार्मा सेक्टर ना हमेशा से मार्केट से ज्यादा पी मल्टीपल पे चला है। वो क्यों ज्यादा पी मल्टीपल पे चला है, उसका रीजन क्या है? वो जो तुम्हारे जो सर ने बताया था ना, वो रीजन था सिंपल सिंपल कि यार डिमांड कहीं नहीं जा रही, मतलब ग्रोथ अपनी जगह पे इनहेरिटेंटली पाकिस्तान की पॉपुलेशन की वजह से मौजूद है। अब मार्जिन भी बढ़ गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2026 में या 2025 में, 24 बहुत अच्छा था फार्मा के लिए, 25 बहुत अच्छा था, 25 वाज नॉट दैट गुड बाय द वे। 26 कितना अच्छा होगा वी डोंट नो। हमें देखना क्या है, जिस कंपनी को फार्मा को, मोटा मोटा तो मैंने समझा दिया, जिस कंपनी को आप फार्मा के फॉलो कर रहे हो उसकी टॉप लाइन ग्रोथ कितनी है और उसकी बॉटम लाइन ग्रोथ कितनी है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर टॉप लाइन ग्रोथ अपनी जगह पे मौजूद है, किसी कंपनी ने डेट लिया हुआ है, डेट की कॉस्ट नीचे रहेगी, कैश फ्लो जनरेशन होगी, तो अर्निंग ग्रोथ विल बी फास्टर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन ऐसी कंपनीज को यूजुअली मार्केट ज्यादा पी मल्टीपल देती है, फार्मा टाइप की कंपनीज को, फूड टाइप की कंपनीज को, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ दे सकते हैं। अब एक मिनट के लिए फार्मा को कंपेयर करो सीमेंट के साथ, व्हाट इज द डिफरेंस? इन योर ओपिनियन क्या डिफरेंस है फार्मा और सीमेंट में? सीमेंट की डिमांड, इसको इस तरह सोचो, सीमेंट की डिमांड में 10 साल तक की फोरकास्ट नहीं कर सकता। कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सीमेंट की डिमांड उस वक्त आती है जब लोगों के जेब में पैसा होता है, जब इनकम लेवल्स बढ़े होते हैं, जब उधार नीचे होता है। वो जो तुम्हारे सर ने क्या समझाया था कि 5,000 हो दवाई या 7,000 हो या 10,000 हो, खरीदनी खरीदनी है। लेकिन अगर घर करोड़ रुपए का हो या 5 करोड़ रुपए का हो, फर्क तो आ जाएगा ना। रुपया डिप्रिशिएट हो गया, सीमेंट की बोरी 600 की थी, 1,300 रुपए की, 1,500 रुपए की हो गई। अब घर की प्राइस बढ़ गई। अब अगर घर की प्राइस बढ़ गई तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा।
जब तक उसकी इनकम लेवल वहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन फार्मा और फूड के बारे में तुम क्या कह सकते हो कि यार डिमांड खड़ी रहेगी, मुझे पता है कि अगले 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर मैं क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकता हूं, इसलिए वो ज्यादा पी मल्टीपल पे चलते हैं। लेकिन ज्यादा पी मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्टर अच्छा है। हमें ये देखना है कि जो आज हमें मिल रहा है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, क्या वो रीजनेबल पी है। बाद में भले 40 का हो जाए या 10 का हो जाए, क्या वो रीजनेबल पी है। सो क्लियर कट वी विल नेवर से कि यार 2026 के अंदर, 27 के अंदर, 28 के अंदर, जो लोग कहते हैं वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड बात करते हैं कि वैल्यूएशन डिटरमाइन करती है कि क्या वो सस्ता है। अगर सस्ता है तो ऊपर जाएगा ना, महंगी चीज और महंगी चली जाए जा सकती है, बट दैट इज रिस्की इन्वेस्टिंग। सस्ती चीज हमें लगता है महंगी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर अर्निंग ग्रोथ तो है ही है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, डिविडेंड भी हमें प्रोटेक्ट करेगा, और आगे जाके चांस है पी मल्टीपल 10 का 40 हो जाए, बहुत बड़ा छक्का लग जाएगा। बट हम उस छक्के पे बेट नहीं करते, हम ये बेट करते हैं कि ये 10 का पी मल्टीपल अगर 10 का खड़ा रह जाए तो अर्निंग ग्रोथ अगले 10 सालों में कितनी होगी। समझ, सेफ इन्वेस्टिंग वर्सेस कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूज इन्वेस्टिंग। पी रीरेटिंग के ऊपर वी नेवर बेट, वी नेवर से कि यार इसका पी मल्टीपल 7 का था ये 14 का हो जाएगा, अर्निंग ग्रोथ, अर्निंग अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। नेवर अ गुड इन्वेस्टमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट क्या है, अर्निंग 20-20 25-25% से ग्रो होती रहेगी, और ये देख के अगर मार्केट ने उसका पी मल्टीपल 15 कर दिया तो हमारा लंबा छक्का लग जाएगा। अगर नहीं किया तो भी 20-20% की अर्निंग ग्रोथ है, 20-20% का 25-25% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 25% हो सकता है कि स्टॉक बढ़ता जाए। मेक सेंस। अब ये तो मुझे अब समझ में आ गया, लेकिन आखिरी मेरा सवाल ये है कि अगर जब गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल्स को डीरेगुलेट कर दिया, अब तो यानी कंपनी डीरेगुलेट मेडिसिन्स की तरफ ज़्यादा जाएँगी ना? हाँ, हाँ। आप बहुत सारी कंपनीज़ थी जिसका 40% उसकी उसकी जो टोटल प्रोडक्ट प्रोफाइल का था, वो नॉन एसेंशियल्स थे। अब उसको बढ़ा के वो कोशिश कर रहे हैं 60-65 कर दें। बहुत सारी कंपनीज़ ने नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिए। अब जैसे हेलियन है, उसकी जो ब्लू वाले पैनाडोल है ना, वो एसेंशियल है। लेकिन बाकी जितनी भी पैनाडोल आ रही है, पैनाडोल नाइट, पैनाडोल अल्ट्रा, 2 नए प्रोडक्ट इनको लॉन्च करने जो उन्होंने बताया है, सेंट्रम, ये सब नॉन एसेंशियल है। तो हर कंपनी कोशिश करेगी नॉन एसेंशियल में कम्पीट करें। बट एक बात गौर से समझना, अगर डीरेगुलेट हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक गोली 100 रुपए की थी तो वो 1000 रुपए की हो सकती है। अगर 100 रुपए की थी, 80 रुपए की गोली बनती थी, 20 रुपए का मार्जिन था, 1000 रुपए की उसने कर दी, तो कितने नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कितनी नई कंपनीज आ जाएंगी जो ये प्रोडक्ट बनाने को तैयार है। सो जब भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डीरेगुलेशन हो जाए ना, तो आपको ये ख्याल रखना है कि क्या उन कंपनीज का ब्रांड इतना सॉलिड है कि वो प्राइस बढ़ाने के साथ साथ डिमांड भी खींच सके। अगर वो डिमांड नहीं खींच पाया तो फायदा ही नहीं है। आप 1000 रुपए की प्राइस करके बेचो, माल ही नहीं बिक रहा है, तो जो 20 रुपए का नफा बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। सो डीरेगुलेशन इज गुड। नाउ दे कैन डिसाइड देयर ओन प्राइसेस, एक्सपोर्ट भी उसी प्राइसेस के ऊपर कर सकते हैं। बट क्या वो प्रोडक्ट में इतनी डिमांड है कि प्राइस अगर 60-70% बढ़ जाए तो फिर भी कंज्यूमर खरीदे। ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट और ऐसी कंपनीज विल डू वेल इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर। बट ऐसी कंपनी जो कि मी टू प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसका नहीं मिला तो इसका खरीद लिया, इसका नहीं मिला तो इसका खरीद लिया, इसका नहीं मिला तो कोई ब्रांड की कोई वो नहीं है, कोई पसंदीदगी नहीं है, हो दे माइट नॉट बी एबल टू इंक्रीज प्राइस। मेक सेंस।